तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। ट्रांजिशन मेटल, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो हम छोटे क्लासों में पढ़े हैं। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन in different orbit in different orbit of an element are called electronic configuration। किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को उसके डिफरेंट ऑर्बिट में अरेंज करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। अगर आप अब बाउ प्रिंसिपल को रिमेम्बर होगा, अगर आपको अब बाउ प्रिंसिपल, तो अब बाउ प्रिंसिपल क्या बोलता था? अब बाउ अब बाउ प्रिंसिपल अबाउ प्रिंसिपल का स्टेटमेंट था कि द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सबसेल ऑफ एन एलिमेंट will takes place in increasing order of एनर्जी। एनर्जी के किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन का फीलिंग डिफरेंट सबसेल में किस तरीके से हुआ करता है? एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में हुआ करता है। अगर आप यहाँ पे एनर्जी लेवल की बात करोगे, किस तरीके से एनर्जी इंक्रीज करती है डिफरेंट सबसेल का, तो यहाँ पे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f, और सेम तरीके से यहाँ पे 6s 6p 6d और 6f। इस तरीके से यहाँ पे आप एक 4f को कट करेगा, यहाँ पे 4f को कट करेगा इस तरीके से। यानी इसका मतलब हुआ पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? 1s सबसेल में जाएगा, फिर 2s सबसेल में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 4s में जाएगा। 4s में जाने सॉरी 3s के बाद 3p में जाएगा, 3p के बाद 4s में जाएगा, 4s के बाद 3d में जाएगा, फिर 4p में जाएगा, फिर 5s में जाएगा, फिर 4d में जाएगा, फिर 5p में जाएगा, फिर 6s में जाएगा, उसके बाद 4f 5d 6p, इस तरीके से जाएगा। ठीक है। आप बाउ प्रिंसिपल क्या बोलता था? दी फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दी फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन of an element in different subcell in different subcell will takes place will takes place in increasing in increasing order of increasing order of energy level। इसका मतलब हुआ किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन होता है, वह जब
किसी भी एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह डिफरेंट सबसेल में इंक्रीज एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में फिलअप होते हैं। ठीक है, यानी जो उस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस सबसेल में जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, उसके बाद उससे ज्यादा वाले एनर्जी सबसेल में जाएगा, फिर उससे ज्यादा वाले एनर्जी लेवल में जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फीलिंग होता है। अगर आप बात करोगे स्कैंडियम की, 3D सीरीज के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, स्कैंडियम स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21। अब जब इसका इलेक्ट्रॉन आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s के बाद 3p में जाएगा, 3p6, फिर 4s2, और फिर जाएगा 3d1। ठीक है, अब को किस सबसेल की एनर्जी ज्यादा है और किस सबसेल की एनर्जी कम है, इसको डिसाइड करने के लिए आपके पास क्या था, N+L रूल। N+L की रूल के हिसाब से जिसके लिए N+L की वैल्यू ज्यादा होती है, यानी ग्रेटर होती है, उसकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। क्या होती है, एनर्जी हाई होती है। और जिसके लिए N+L की वैल्यू लो होती है, उसकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है। उसकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है। ठीक है, अब अगर आप बात करोगे 4s और 3d, तो 4s सब सेल के लिए n की वैल्यू कितनी है, 4 है, और s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इस हिसाब से यहाँ पे इसके N+L की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। और इसके लिए n की वैल्यू 3 है, और l की वैल्यू कितनी है, SPD, d के लिए आपकी l की जो वैल्यू होती है 2 होती है, तो यहाँ पे l की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो N+L के हिसाब से यानी 3+2, N+L की वैल्यू 3D के लिए क्या होगी, 5 होगी। इसका मतलब हुआ कि N+L की वैल्यू 4s के लिए कम है, इसलिए 4s की एनर्जी क्या होगी, कम होगी इन कंपेयर टू 3D एनर्जी। इसका मतलब हुआ कि 4s सबसेल की एनर्जी क्या होती है, कम होती है इन कंपेयर टू 3D सबसेल की। 3D सबसेल से 3D सबसेल की एनर्जी ज्यादा होती है इन कंपेयर टू 4s, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा, जहां जिस सबसेल की एनर्जी कम होगी उसमें पहले जाएगा। तो इस हिसाब से पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4s में जाएगा। यहाँ पे हमने इसलिए पहले 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हमने 4s में भरा है, उसके बाद जो बचा इलेक्ट्रॉन वो कहाँ गया, डी में गया। क्योंकि एस आर्बिटल जो एस जो होता है, एस में सिंगल आर्बिटल होता है। एस सबसेल में कितने आर्बिटल होते हैं, सिंगल आर्बिटल होता है, और सिंगल आर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। और डी में 5 आर्बिटल होते हैं, और हर एक आर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। 5 आर्बिटल होते हैं और हर एक आर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन आ सकता है 3D सबसेल में। यहाँ पे चूंकि एक ही है। ठीक है, अब यहां से यहां तक अगर आप देखोगे, यहां से यहां तक, तो एक किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, आर्गन का। तो आप यहाँ पे पूरा लेंदी ना करने, अगर आप लेंदी से बचना चाहते हो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, आर्गन यूज कर सकते हो इतने की जगह पे। आर्गन के आगे फिर 4s2 और 3d1, इस तरीके से आप रख सकते हो। ठीक है, तो ए है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्कैंडियम। और टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, सेम तरीके से आर्गन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा है, तो 4s तो पहले से भरा था, बाकी एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा आया है वो कहाँ पे चला जाएगा, 3D में चला जाएगा। फिर टाइटेनियम वेनेडियम, वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 4s2, 4s2, 3d3। ठीक है, अगर आप बात करोगे क्रोमियम की, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, इस कारण से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आएगा, 4s2, 3d4। बट ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इज रॉन्ग। क्या है, रॉन्ग है। ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम के केस में नहीं देखा जाता है। क्रोमियम के केस में इले क्रोमियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आता है वो आता है 4s1, 3d5। अब बात आती है कि यहाँ पे 3D सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन के बदला जगह पे क्रोमियम के लिए क्रोमियम के केस में जो 3D सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 5 है, जबकि
आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था, 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एक इलेक्ट्रॉन इसका 4s सबसेल का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर क्यों हो गया? वह इसलिए क्योंकि आप जानते हो कि अगर आपका कोई सबसेल अगर आपका कोई सबसेल पार्शियली फील्ड है या कंप्लीटली फील्ड है, पार्शियली फील्ड सबसेल, पार्शियली फील्ड सबसेल या कंप्लीटली फील्ड सबसेल मोर स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? मोर स्टेबल होते हैं। किसके कंपेयर में? इन कंपेयर टू इन कंपेयर टू सॉरी, पार्शियली फील्ड नहीं, यहाँ पे हाफ फील्ड। आप जानते हो कि जो हाफ फील्ड सबसेल होते हैं या जो कंप्लीटली फील्ड सबसेल होते हैं, वे इन कंपेयर टू पार्शियली फील्ड सबसेल की तुलना में ज्यादा स्टेबल होते हैं। मोर स्टेबल इन कंपेयर टू पार्शियली फील्ड सबसेल। पार्शियली फील्ड सबसेल की तुलना में हाफ फील्ड सबसेल और कंप्लीटली फील्ड सबसेल क्या होते हैं? मोर स्टेबल होते हैं। ठीक है। इस कारण से चूंकि यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में क्या था, ए मान लो आपका 4s सबसेल है और ए है 3d सबसेल। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन पहले था और ए 3d सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन था। एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से, ए वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर जाए तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का जंप करके यहाँ पे आ जाए तो क्या होगा? 3d सबसेल हाफ फील्ड हो जाएगा। हर एक ऑर्बिटल में, 3d सबसेल के हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे केस में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या हो सकता है? एक्सचेंज हो सकता है। क्या हो सकता है? एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी, इस सबसेल के लिए एक्सचेंज जो एनर्जी होती है वह बढ़ जाएगी। अगर ए जो सबसेल है हाफ फील्ड हो जाए तो ऐसे केस में यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी का, इस सबसेल के लिए जो एक्सचेंज एनर्जी होती है इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इससे क्या होता है? आपका स्टेबिलिटी आती है। क्या आती है? स्टेबिलिटी। और हर एक सिस्टम, आप जानते हो, दुनिया का हर एक सिस्टम, हर एक बॉडी क्या ऑब्टेन करना चाहता है? स्टेबिलिटी। जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से एक्सचेंज होंगे, ए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस ऑर्बिटल यहाँ, ए वाला इलेक्ट्रॉन इस वाला, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से एक्सचेंज हो सकता है। ए वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले से एक्सचेंज हो सकता है। ए वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सचेंज हो सकता है। ए वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सचेंज हो सकता है। सेम तरीके से ए वाला इसके साथ हो सकता है, ए वाला इसके साथ हो सकता है, ए वाला इसके साथ हो सकता है, और ए वाला इसके भी साथ हो सकता है। तो क्या हो गया? ऐसे हाफ फील्ड होने से क्या फायदा होगा कि जो एक्सचेंज एनर्जी होगी 3d सबसेल के लिए वह बहुत हाई हो जाएगा, और उससे क्या होगा? स्टेबिलिटी आएगी। इस कारण से ड्यू टू ऑप्टे ड्यू टू ऑब्टेनिंग हाई स्टेबिलिटी, इफ one electron of 4s subcell transfer into 3d subcell, it obtained more stability. So due to this reason, one electron jump from 4s सबसेल टू 3d सबसेल। इस कारण से क्या हुआ कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, इसका 4s सबसेल का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गया 3d सबसेल में। क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता तो ये क्या कर लेता? मोर स्टेबिलिटी ऑब्टेन कर लेता। इस कारण से मोर, ये जो कन्फिगरेशन है, एक ये जो कन्फिगरेशन इज मोर स्टेबल, दिस कन्फिगरेशन इज मोर स्टेबल, दिस कॉन्फ़िगरेशन is more stable in compare to इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की तुलना में, इस वाली कॉन्फ़िगरेशन की तुलना में ए वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है, बाद वाला ए वाला कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज मोर स्टेबल। एक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होने की वजह से
इसका जो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है इस तरीके से होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बोल देते हैं कि ये जो कन्फिग्रेशन है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वह एक्सेप्शन है, अपवाद है, जबकि अपवाद नहीं है। इसके पीछे देखो, अपवाद वो चीजें होती हैं जिसके पीछे कोई रीजन नहीं होता है, इसके पीछे रीजन है। इस कारण से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ए वाला कंसीडर किया जाता है। तो दिस इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम। ठीक है। अगर आप बात करोगे मैंगनीज का, तो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, 4s2 3d5। ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की यहाँ आप सोचोगे कि जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो जा रहा था, वैसे ही यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हुआ क्या? क्या 4s सबसेल से अभी भी 3d सबसेल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा? तो ये बात सही है कि ए वाला जो इलेक्ट्रॉन है, 4s सबसेल का जो इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीज के केस में यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर भी हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3d6 हो जाएगा, जो कि क्या है, एक पार्शियली फील्ड है। इस कारण से यहाँ पे स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, दिस इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ऐसे आयरन की बात करोगे तो आयरन का क्या होगा आपका, 4s2 3d6। ऐसे आप बात करोगे कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिग्रेशन होगा वो क्या होगा, 3d, सॉरी 4s2 3d7। बात करोगे अगर आप निकल का, तो निकल का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 28, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा 4s2 3d8 आएगा। अब कॉपर की बात करो, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक सॉरी कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, 4s2 3d9। बट दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज रॉन्ग। यहाँ पे आप स्टार लगा लीजिएगा। यहाँ पे क्रोमियम का और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते समय आपको थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पे गलती किया करते हैं। अगर कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच्चों को बोल दिया जाए लिखने को, तो जनरली लोग यही कर देते हैं। ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सिली मिस्टेक होगा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो रॉन्ग है। रॉन्ग इसलिए है क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा गया है क्रोमियम कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरीके से होता है, 4s1 3d10। ठीक है। 4s1 3d10 ऐसा इसलिए, सेम तरीके से यहां पर भी क्या हुआ होगा, स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ए वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इज मोर स्टेबल। ए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज्यादा स्टेबल है इन कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ए वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ए वाला ए वाला मोर स्टेबल है इन कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्यों? क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे ट्रांसफर हो गया तो ये जो 3d सबसेल होगा वह क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं, सबसेल होते हैं, कंप्लीटली फील्ड सबसेल मोर स्टेबल होते हैं इन कंपेयर टू पार्शियली फील्ड। तो पहले क्या था, पहले वाले में पहले वाले केस में 3d सबसेल में 9 इलेक्ट्रॉन थे, इस तरीके से। ठीक है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे 4s से 3d सबसेल में जब जंप कर गया, तो ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3d सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 10 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरीके से हो गया। अब एक क्या होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, ए इलेक्ट्रॉन आपका, ए वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन से एक्सचेंज कर सकता है, इस वाले से भी कर सकता है, इस वाले, क्योंकि ए वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन से एक्सचेंज हो सकता है, क्योंकि इनका जो रोटेशन है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉक, अगर इसका क्लॉक वाइज है तो इस वाले इलेक्ट्रॉन का भी डायरेक्शन क्या होगा,
क्लॉकवाइज होगा, इसका भी क्लॉकवाइज होगा, इसका भी क्लॉकवाइज। तो जो सिमेट्रिक वेव फंक्शन होते हैं वे एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं। ठीक है, इस कारण से देखो यहाँ पे 5 बार ए वाला इलेक्ट्रॉन इससे इन सारे इलेक्ट्रॉन से 5 बार एक्सचेंज हो सकता है। जब जब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है एक ऑर्बिटल से दूसरे इलेक्ट्रॉन में, तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और एनर्जी जब रिलीज होती है तो स्टेबिलिटी आती है। क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। और ए वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन से, इस वाले इलेक्ट्रॉन से, इस वाले इलेक्ट्रॉन से और इस वाले इलेक्ट्रॉन से एक्सचेंज हो सकता है। तो यहाँ इस वाले केस में क्या होगा कि बहुत ज्यादा क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से एक्सचेंज होगा और एनर्जी रिलीज होगी, उससे क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी। और इसीलिए कहा जाता है कि जो फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, फील्ड जो कम कंप्लीटली कंप्लीटली फील्ड सबसेल होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपेयर टू पार्शियली फील्ड सबसेल की तुलना में। तो स्टेबिलिटी ऑब्टेन करने के चक्कर में इस कॉपर ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अपना 4s ऑर्बिटल से 3d ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर दिया और इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑब्टेन कर लिया। इस कारण से कॉपर का जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा इस ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसी कारण से कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ए होता है। और अगर आप बात करोगे जिंक का, देखो क्रोमियम का भी आप याद रखना क्या होगा, आर्गन 3d5 4s 4s 1। जिंक के लिए क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। ठीक है, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है, 30 होता है। इसका क्या बनेगा, आर्गन 3d10 4s 1। दिस इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, सॉरी 4s2 होगा, 30 इलेक्ट्रॉन बनने हैं ना। अब बात करोगे 4s, सॉरी 4d सीरीज एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। तो 4d सीरीज में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है आपका, इट्रियम है। और इट्रियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 39 होता है। अब आप इसका देखोगे, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो 39 इलेक्ट्रॉन फिल्ड करने हैं मुझे, फिलअप करने हैं, तो किस तरीके से होगा, 1s सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, 1s ऑर्बिटल की, फिर 2s की, फिर 2p की, फिर 3s की, फिर 3p की, फिर 4s की, फिर 3d की। और 3d के बाद किसकी एनर्जी कम होती है, 4। 3d के बाद 3d से एनर्जी, 3d सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, 4p की। तो 4p हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद किसकी होगी, 4p के बाद क्या आता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। 4p से ज्यादा एनर्जी किसकी है, 5s की। और 5s से किसकी ज्यादा है, 4d की। 5s 4d 5s 4d 5s 4d। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 10, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4, 6 4 10 2 12, 12 6 16, 16 2 18, 18 10 28, 28 और 6 ना, 2 2 4 2 4 हो गया, 6 4 10 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 10 30, 30 6 36, 36 2 38 और एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो एक इलेक्ट्रॉन आपका 4d में चला जाएगा। ठीक है, 4d में चला जाएगा। जब इसको आप रीअरेंज करोगे तो क्या होगा, ये 4d यहाँ पे आ जाएगा और 5s यहाँ पे चला जाएगा, वो तो अलग बात है। तो यहां से यहां तक अगर आप देखोगे, यहां तक जिसमें 36 इलेक्ट्रॉन है, यहां से यहां तक का अगर आप बात करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 36 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। और 21 के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के सिमिलर है, तो क्रिप्टॉन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन। एक क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 36। और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो सेम इतना आएगा, ए वाला इतना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसके लिए आएगा। तो यहाँ पे आप शॉर्टकट में क्या कर सकते हो, शॉर्टकट में
इट्रियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिख सकते हो, क्रिप्टॉन, फिर 5s2 4d1। फिर इट्रियम के बाद कौन आता है? जर्कोनियम, फिर निबोडियम, फिर मोलिबेडनम, मोलिबेडनम। उसके बाद कौन आता है? टेक्टोलम, रूथेनियम, रूहेडियम, प्लेमियम, सिल्वर और कैडमियम। ठीक है। जर्कोनियम का कितना होता है? 40, इसका 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48। ठीक है। अगर इसका देखोगे तो क्या आएगा? क्रिप्टॉन 5s2 4d2। 4d2 एक इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा है, इट्रियम से ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन कौन रखता है? जर्कोनियम रखता है। और एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो डी में ही जाएगा, क्योंकि अभी डी की कैपेसिटी कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन रखने की है। सेम तरीके से आप बात करोगे निबोडियम की, तो निबोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 41। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होगा? क्रिप्टॉन 5s2 और 3d3, 3d3। ठीक है। बट यहाँ पे आपको, यहाँ पे इसको, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको स्टार बना लेना है। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाता है? यहाँ पे जंप करके क्या हो जाता है? यहाँ पे 1 हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर जाता है, ये क्या हो जाता है? 4 हो जाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4s और 4d वाले, 4s और 4d के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, 4s सबसेल में और 4d, सॉरी 5s और 4d सबसेल में एनर्जी का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा ना होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर भी क्या कर सकता है? जंप करके 5s से 4d सबसेल में जा सकता है। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और इसका क्या आएगा? क्रिप्टॉन, ये 41 था ना, तो 42 वाले को अभी करो। क्रिप्टॉन 5s2 और 3d4, 3d4। आप जानते हो कि जब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और होता तो क्या हो जाता? हाफ फील्ड हो जाता। और हाफ फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वह मोर स्टेबल होता है इन कंपेयर टू पार्शियली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तुलना में। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से 5s सबसेल से 3d सबसेल में जंप कर जाएगा। ड्यू टू, क्यों जंप करेगा? क्योंकि यह अगर जंप कर गया तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इस कारण से स्टेबिलिटी के चक्कर में इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? मॉलिब्डेनम में अपना एक इलेक्ट्रॉन 5s सबसेल से ट्रांसफर कर देगा 4d सबसेल में। ठीक है। यहाँ पे आप बात करोगे क्रिप्टॉन 5s2 4d5। ठीक है। और यहाँ पे बात करोगे तो 5s2 3d6। यहाँ पे बात करोगे तो क्रिप्टॉन 5s2 3d7। यहाँ पे बात करोगे तो क्रिप्टॉन 5s2 3d8। ठीक है। 3d8। कितने एलिमेंट हो गए? 1 2 3।
इसका 39, 40, 41, 52, 53, 54। अच्छा, रुथेनियम का हमने तो लिखा ही नहीं, तो रुथेनियम का क्या होगा? क्रिप्टॉन 5s2 3d6 हो जाएगा। यहाँ पे 7 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 8 होना चाहिए था। ठीक है, बट प्लेट इसका भी आप यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि प्लेडमियम के केस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है 5s सबसेल का, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं 4d सबसेल में। किसमें ट्रांसफर हो जाते हैं? 4d सबसेल में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यहाँ पे 5s में 0 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 10 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि अगर दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गए तो ए मोर स्टेबल हो जाएगा। इस कारण से स्टेबिलिटी के चक्कर में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑब्टेन करता है प्लेमियम, वो क्या होता है? प्लेटोनियम 5s0 4d10। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होना चाहिए था 3d9। क्या होना चाहिए था? 3d9 होना चाहिए था। यहाँ पे 5s2 होना चाहिए था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। वही स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और इसका क्या होगा? क्रिप्टॉन 5s2 4d10। ठीक है, 4d10 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे, देखो आप, 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने देख लिया, और 4D सीरीज एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लिया। तो आप ये बात समझ में आ गया होगा कि आपको कहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय आपको थोड़ा सा होशियार रहना पड़ेगा। तो क्रोमियम के केस में, कॉपर के केस में, और यहाँ पे 4D से क्या देख सकते हैं? 4D के केस में आप निवोडियम, ये निवोडियम हो गया, यहाँ पे आपको होशियार रखना रहना पड़ेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और यहाँ पर भी सिल्वर के केस में। ठीक है, यहाँ पे जो 5 एलिमेंट हैं 3D और 4D सीरीज को मिलाकर के, इन 5 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप हम बात करेंगे आप अपना नेक्स्ट टॉपिक मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर, अगर मैं बात करूंगा मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। मेटेलिक मेटेलिक कैरेक्टर के अगर बारे में मैं बात करूंगा, तो आपको पता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल होते हैं। क्या होते हैं? मेटल होते हैं। ठीक है, सारे के जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो सारे के सारे कैसे हैं? मेटल है। और आप देख सकते हो कि अभी तक जितने भी आपने ट्रांजिशन एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया था, वो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते समय आपको यहाँ पे एक चीज कॉमन मिली होगी कि इसके वैलेंस शेल में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। देख सकते हो आप यहाँ पे स्कैंडियम के केस में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था इसके वैलेंस शेल में। यहाँ पे टाइटेनियम के केस में 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे वैलेंस सेल में। तो अगर मैं बात करूंगा, इसका मतलब हुआ
कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर मेटल, मेटल है। सारे जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, वो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे हैं? मेटल है। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर मेटल हैविंग वन और मोर देन वन, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, इट्स वैलेंस शेल, वैलेंस शेल। ठीक है। जितने भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल है, क्योंकि इनके केस में क्या होता है, ये जो मेटल, ये जो एलिमेंट है ट्रांजिशन एलिमेंट, ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट अपने वैलेंस शेल में एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखते हैं। अगर आप बात करोगे स्कैंडियम को ही लेकर के, तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या था? आर्गन 3d 1 4s2 था। ठीक है। तो अगर देखो मेटल क्या होते हैं, ये आपको पता है, ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, यानी दोज एलिमेंट विच हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन। क्या था? दोज एलिमेंट विच हैज टेंडेंसी, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन आर कॉल्ड मेटल। ऐसे एलिमेंट जिनके पास टेंडेंसी होता है कि वह इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकते हैं? लॉस कर सकते हैं, लॉस कर देते हैं। दोज एलिमेंट विच हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसा एलिमेंट जिनके पास एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की, और त्याग करके क्या बनाते हैं? लूज करके इलेक्ट्रॉन का क्या बनाते हैं? कैटायन बना लेते हैं। तो यहाँ पे अब देखो, हर एक एलिमेंट कैसा बनना चाहता है? नोबेल गैस जैसा बनना चाहता है। तो नोबेल गैस बनने के लिए से क्या करना पड़ेगा? थ्री थ्री इलेक्ट्रॉन का क्या करना पड़ेगा? इसे लॉस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, बाहर निकल जाएगा, ए वाई एक इलेक्ट्रॉन वाला यहाँ से भी बाहर निकल जाएगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा आफ्टर रिमूविंग 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल, स्कैंडियम ऑब्टेन्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाइक आर्गन, आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑब्टेन कर लेगा, यानी एक ऐसा बन जाएगा, इनर्ट गैस जैसा बन जाएगा। ठीक है। इसीलिए स्कैंडियम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? लॉस करता है। इस कारण से स्कैंडियम को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा? मेटल की तरह, ये मेटल की तरह बिहेव करता है। और जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट के वैलेंस शेल में कम से कम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेटल है, ये मेटल क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं और कैटायन बना लेते हैं। ठीक है। इस कारण से जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, सब के सब क्या होते हैं? मेटल होते हैं। सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे होते हैं? मेटल होते हैं। ठीक है। अब बात करोगे मरकरी को छोड़ करके, एक्सेप्ट मरकरी, ऑल एलिमेंट, ऑल एलिमेंट आर सॉलिड। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, मरकरी को छोड़ करके। मरकरी आपका किस स्टेट में पाया जाता है? तो मरकरी आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसके पीछे भी रीजन है कि मरकरी क्यों लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, बाकी सारे ट्रांजिशन एलिमेंट सॉलिड स्टेट में क्यों पाए जाते हैं? तो इसके पीछे ये रीजन है, मेटेलिक बॉन्ड का, मेटेलिक बॉन्ड को लेकर के। तो जो मरकरी के अंदर मेटेलिक बॉन्ड होता है, वह बहुत वीक होता है। क्या होता है? वीक होता है। मेटेलिक, मरकरी के अंदर, मरकरी में, मरकरी में जो मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है, वह बहुत वीक होने की वजह से मरकरी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। बाकी सारे ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में जो मेटेलिक बॉन्ड होता है, वह क्या होता है? आपका स्ट्रांग होता है। इस कारण से बाकी अदर ट्रांजिशन एलिमेंट सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। और मरकरी के केस में क्या है कि जो मेटेलिक बॉन्ड है वह बहुत वीक है। इस कारण से
मरकरी किस स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है। अगर मरकरी का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या आएगा? जेनान 5d10 4s2, 4s2। इसके जो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? वैलेंस सेल में तो इसके वैसे 12 इलेक्ट्रॉन है। तो 12 इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होगा कि यहाँ पे देखो, ये जो आपका 5d सबसेल है, कंप्लीटली फील्ड है। क्या है? कंप्लीटली फील्ड है। तो जो कंप्लीटली फील्ड सबसेल होता है, इसकी जो एनर्जी है कम भी है। इसकी एनर्जी क्या है? 4। देखो, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होने से पहले, इलेक्ट्रॉन के भरने से पहले, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होने से पहले, और एस सबसेल की एनर्जी क्या थी आपकी? लो थी, इन कंपेयर टू 5d सबसेल। बट जब इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाता है तब क्या होता है? 5d सबसेल के ऊपर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगता है वह ज्यादा लगता है इन कंपेयर टू 4s। और इस वजह से 4d क्या होता है? 5d जो सबसेल होता है वह न्यूक्लियस के नजदीक आ जाता है, और 4s सबसेल क्या, सॉरी, 6s सबसेल क्या होता है? न्यूक्लियस से दूर हो जाता है। इस कारण से 6s सबसेल की एनर्जी ज्यादा हो जाती है। ये कब का केस है? आफ्टर फिलिंग इलेक्ट्रॉन। आफ्टर फिलिंग इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन का फिलअप हो जाता है तब की बात है। तो वही बात है यहाँ पे मरकरी के केस में। तो मरकरी के केस में क्या है कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन आएगा 5d10 6s2। अब बात आती है कि मेटेलिक बॉन्ड को लेकर के। तो मेटेलिक बॉन्ड आप जानते हो कि मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जो, दोज बॉन्ड which are formed by which work between cation and electron, cation and electron। कैटायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हो आप? मेटेलिक बॉन्ड बोलते हो। कैटायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हो आप? मेटेलिक बॉन्ड बोलते हो। तो यहाँ पे जो 5d सबसेल जो है आपका कंप्लीटली फील्ड है, और इस वजह से, और फील्ड भी है, दूसरी बात यह है कि न्यूक्लियस के नजदीक भी है। और न्यूक्लियस के नजदीक होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल बहुत ही कठिन, इजी नहीं हो सकता। यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, 5d सबसेल से इलेक्ट्रॉन का रिमूव करने के लिए काफी एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी रूम टेम्परेचर पे नहीं मिल पाता है। 5s न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका निकल सकता है। और जो मरकरी होता है, ये जो सिक्स आपका 6s जो है आपका सबसेल, यहाँ से अगर एक मान लो कि मरकरी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इस तरीके से 5d10 4s1। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसीलिए मरकरी जो होता है वह 5d इलेक्ट्रॉन का यूज नहीं कर पाता है इन फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। इस वजह से मरकरी जो होता है वह कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। दो मरकरी एटम आपस में कंबाइन करके क्या बना लेते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। कोवैलेंट बॉन्ड में कौन सा ऑर्बिटल यूज होता है? 6s और 6। एक मरकरी का 6s ऑर्बिटल और दूसरे मरकरी का 6s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके क्या बना लेते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। क्योंकि 6s ऑर्बिटल की साइज बहुत बड़ी होने की वजह से इसकी जो यहाँ पे जो कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, वो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा? बहुत काफी वीक होगा। और कोवैलेंट बॉन्ड वीक होने की वजह से ये जो मरकरी होता है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है। आप बात करोगे जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म, ट्रांजिशन मेटल आर फाउंड इन दियर लैटिस, दियर लैटिस। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वह लैटिस बना करके रखते हैं।
यानी जो ट्रांजिशन मेटल के जो एटम होते हैं वह लैटिस बना करके, यानी ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म में, यानी इनके जो ये जो ट्रांजिशन मेटल है जो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, वो किस टाइप का सॉलिड होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या होता है कि इनके एटम का जो अरेंजमेंट होता है वह एक डिफिनिट रेगुलर अरेंजमेंट रखता है, और एक किस फॉर्म में पाए जाते हैं? ये लैटिस बना के रखते हैं। लैटिस क्या बना के रखते हैं? लैटिस बना के रखते हैं। और यहाँ पे उस लैटिस के अंदर, अगर मान लो ये आपका लैटिस क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल विच repeated and form the whole crystal are called lattice। किसी क्रिस्टल का वह स्मॉलेस्ट यूनिट जो बार बार रिपीट होकर के पूरे क्रिस्टल को बनाता है, उसे आप क्या बोलते हो? लैटिस बोलते हो। तो ये जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ये ट्रांजिशन मेटल लैटिस के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? लैटिस में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मान लो आपका लैटिस पॉइंट है, तो यहाँ पे एटम होगा, यहाँ पे एटम होगा, मान लो यहाँ पे एटम है, यहाँ पे एटम, यहाँ पे एटम, यहाँ पे एटम है, इस तरीके से एटम है, इस तरीके से एटम है। ठीक है। और आप जानते हो कि जो मेटल होते हैं, चूंकि ट्रांजिशन मेटल है ना, तो मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो एक अपना इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन अपना बाहर निकाल दिया, तो इस एटम के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा? जो वैकेंट स्पेस होगा वहां पे ये क्या करेगा? अपना मूवमेंट करेगा वहां पे, आपका रहेगा जहां पे वैकेंट स्पेस होगा, उसी वैकेंट स्पेस में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। सेम तरीके से बहुत सारे मेटल है लैटिस के अंदर। लैटिस में क्या होगा? आपके बहुत सारे के सारे एटम इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने लगे, तो यहाँ पे इस तरीके से एटम के ऊपर कैटायन आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे वैकेंट स्पेस में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा? वैकेंट स्पेस में आ जाएगा। ठीक है, वैकेंट स्पेस में। तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। और कैटायन के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इस कारण से क्या होगा? यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पे किस टाइप का फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। जो क्या होता है? काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। तो इसी तरीके से ये आपको यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे कैटायन और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। इस वजह से यहाँ पे जो एक फोर्स डेवलप होता है बिटवीन ट्रांजिशन ट्रांजिशन मेटल एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से एक ही स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में, और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वह बहुत ज्यादा होती है। इस कारण से, क्योंकि इसमें क्या पाया जा रहा है? मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, इसे इसीलिए बोला जाता है सी मॉडल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जब किसी मेटल का आप स्ट्रक्चर देखते हो, तो इसको बोला जाता है सी मॉडल, समुद्र मॉडल। समुद्र मॉडल में क्या है कि समुद्र में अथाह पानी होता है, बहुत सारा पानी होता है, बहुत ज्यादा पानी होता है समुद्र में। उसी तरीके से इसके लैटिस के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और बहुत सारे कैटायन होते हैं। इस तरीके से देखो, इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे समुद्र में पानी फैला होता है, वैसे ही यहाँ पे इस क्रिस्टल लैटिस में इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं, और यहाँ पे बहुत सारे कैटायन भी फैले हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करने लगेगा इनके लैटिस में। किसके किसके बीच में? ट्रांजिशन मेटल एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा। इस कारण से इनका ये कैसे होते हैं? ये हार्ड होंगे। क्या होंगे? बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके एक एटम दूसरे एटम से एक बहुत ज्यादा फोर्स, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं। वो बांधने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन बांधने का काम करता है। ये मान लो ये एटम और ये एटम है, ये दोनों एटम, या ए वाला एटम एक इस वाले एटम से, या ए वाला एटम इस वाले एटम से, एक एटम दूसरे एटम को बांध कर बंधे हुए एक दूसरे से। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन द्वारा। ये इलेक्ट्रॉन, एक कैटायन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहता है, और ये वाला कैटायन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहता है। सेम तरीके से ए वाला कैटायन इसको अपनी तरफ खींचना चाहता है,
ए वाला एटम भी इस ए वाला कैटायन इसको अपनी तरफ खींचना चाहता है। तो ओवरऑल इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो यहाँ पे वैकेंट स्पेस में इलेक्ट्रॉन है जो क्रिएट हुए हैं आफ्टर लूजिंग ऑफ आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, जो आपके ट्रांजिशन मेटल थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन का जो रिलीज किया था इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट स्पेस में आ गए थे। तो इस जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है आफ्टर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द ट्रांजिशन मेटल, वो क्या कर रहा है, इन सारे कैटायन को आपस में बांध करके रखा हुआ है, और जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कारण बना हुआ है। इस कारण से क्या होता है, ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। और आप जानते हो कि मेटल का और क्या नेचर होता है, मेटल का नेचर होता है डक्टिव। मेटल के अंदर क्या पाई जाती है, डक्टिबिलिटी। डक्टिबिलिटी का मतलब इनको सीट में चेंज किया जा सकता है, इनको पीटने पे ये फ्लैट हो जाते हैं, और नहीं सॉरी, मेटल जो होते हैं, डक्टिबिलिटी क्या होती है, मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण से मेटल को हम वायर, मेटल का क्या बना सकते हैं, वायर। मेटल का आप वायर भी बना सकते हो, ठीक है। और जो मेटल, ये ट्रांजिशन मेटल होंगे, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और एक बात आप जानो कि वैलेंस शेल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी आप बात करोगे मेटेलिक बॉन्ड की, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो ट्रांजिशन मेटल में मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। और मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात करोगे, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा आपका मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा आपका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। बाकी के लेक्चर हम बाद में करेंगे, आज के लिए इतना ही।